बिजली का जो सेक्टर है उसमें पूरी दुनिया में अब ये तय हो गया है कि बिजली एक फंडामेंटल राइट है। इलेक्ट्रिसिटी लाइक अदर फंडामेंटल राइट्स जो भी एमिनिटीज़ हैं उसमें ये पहली एक ऐसी यूटिलिटी है जिसको पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो अच्छा, उसकी दूसरी एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर आया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेक्टर था वो ये पावर का सेक्टर था कि इसके अगर नहीं हो तो आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रही है, मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन रोल है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तब हुई मुमकिन जब बिजली ईजाद हुई और पूरी दुनिया में डिफरेंट सोर्सेज से बिजली पे जो है वो मामला चला। तो इसी तरह जब ये इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी तो स्टेट्स ने, लोगों ने तो लिया ही इस पे इंटरेस्ट, लेकिन मुल्क ने एज ए होल या गवर्नमेंट्स ने इस पे जो है वो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट की बाय हैविंग कंट्रोल ओवर दिस कमोडिटी कि भाई लोगों को हम ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे, अपने हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसके लिए भी हमें बिजली चाहिए। तो इस वजह से ओवर द ईयर्स इस सेक्टर को ज़्यादातर मोनोपलाइज जो है ना वो हम दुनिया में देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट्स ही अपनी स्टेट में अपने सिटीजन्स को बिजली जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इससे एक स्टेप हम आगे चलते हैं कि भाई बिजली एक जगह पे ए पॉइंट पे बनेगी, वहाँ से ज़ाहिर है एक इट्स नॉट एनी कमोडिटी जो कि कोरियर आप किसी बस पे या किसी और ट्रेन वगैरह पे उठा के नहीं इसको लेके जाते। The very nature of electricity is it can only be carried through wires। एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं एक दफ़ा एक इंजीनियर साहब के साथ बैठा था तो मैंने उन्हें कहा कि हम पावर सेक्टर का काम तो करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये सिस्टम थोड़ा सा बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बता दें कि ये बिजली का सिस्टम कैसे चलता है, ताकि क्योंकि देखें ना, जिस सेक्टर का भी आप एज ए लॉयर काम करते हैं, अगर उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको नहीं पता तो आप उसमें अच्छा ग्रो नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि सकलैन, ये जो बिजली है ना, इसको आप एक पानी की तरह आपने समझना है कि बिजली ए पॉइंट से बी पॉइंट इट ट्रेवल्स लाइक वाटर। लाइक अगर एक बहुत बड़ा टैंक है, उसके अगर आप आगे पाइप्स लगा देंगे तो पानी खुद ही जहाँ अपना रास्ता देखेगा वहाँ वो पहुँच जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ द सेम साइंटिफिक फंक्शन कि जहाँ पे ये बिजली बनेगी वायर पे चढ़ेगी और जिस तरफ भी आप वायर्स लगाएंगे वो उस तरफ बिजली पहुँच जाएगी। तो फिर ये है कि सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस सोर्स से आप बिजली बना रहे हैं। सो कन्वेंशनली ऑयल से बिजली बनी ज़्यादातर, फिर जो है ये अपना कोल से बिजली बनती है, RLNG से बिजली बनती है, फिर बगास से बिजली बनती है, फिर इसके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपकी विंड है, सोलर है, एंड सो ऑन, न्यूक्लियर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो जितने भी ये पावर प्लांट्स हैं, अगर स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से शहर से दूर हैं तो वहाँ से बिजली को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए आपने वायर्स का नेटवर्क बनाना है। उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी जो आप ग्रिड्स हैं, 500 kV की जितनी बड़ी वायर्स हैं, वो जो कंपनी ओन करती है पाकिस्तान में, दैट इज़ कॉल्ड NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। अच्छा, इससे पहले एक बात बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान जब बना तो वापडा बेसिकली वाज द रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स एंड एवरीवन। उसके बाद एक अनबंडलिंग हुई और अनबंडलिंग के बदले मतलब नतीजे में ये सारी कंपनियां बनी जो हम देखते हैं, जिसमें अब आपका मेनली आ गया जी ये हमारी 10 या 11 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पूरे पाकिस्तान में, लेस्को, जेपको, सेपको, हेस्को, पेशावर में पेस्को है और ट्राइबल एरिया में फिर टेस्को है। तो ये कंपनियां बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेशन नहीं करती। यानी कि 3 एस्पेक्ट हुए ना बिजली के, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और सब कैटेगरी आप समझने के तौर पे समझ लें कि अगर कोई 1 पॉइंट पे बिजली लेता है लेस्को से और वो आगे उसके पास एक टेरिटरी है या वहाँ पे 2, 4, 6 हज़ार घर हैं, वहाँ पे वो अंदर बिजली अगर खुद देता है
तो इसको सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एक फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे हम समझ सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ में ये काम भी हो रहा है। तो पहली बात इम्पॉर्टेंट हुई जनरेशन में आप ये समझ लें कि बिजली के जितने भी पावर प्लांट्स हैं इस टाइम पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट 45,000 मेगावाट के पूरे पाकिस्तान में पावर प्लांट्स हैं, जिसमें 50 to 60% गवर्नमेंट ओन्ड है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। बाकी के रिमेनिंग सम 45% ओन्ड बाय दी IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो IPPs भी जनरेशन में 90s में आए, उस वक्त जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि ख़ुद उनके लिए इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना मुश्किल है और मुल्क में बिजली की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और फिर जो है गवर्नमेंट ने अंडर दी पॉलिसीज़ 1992 पॉलिसीज़ 96 है, फिर 2001 की एक पॉलिसी है एंड सो ऑन, इन सारी पॉलिसीज़ में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके ये जो है बिजली का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दिया, लेकिन कौन से वाला? सिर्फ जनरेशन साइड। जनरेशन A पॉइंट पे हुई, वहाँ से B पॉइंट पे आपकी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने ट्रांसमिट की, और उस ट्रांसमिशन से आगे ये होती हैं 500 kV और 132 kV लाइंस पे। उससे फिर जब नीचे आती है बिजली शहरों के करीब आके, तो आगे ग्रिड्स या छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो फिर लेस्को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ ऑन करती हैं। वहाँ उसमें आ जाता है आपका 66 kV 11 kV, और ज़्यादातर यही दो लाइंस हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हम ये समझ गए कि ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि ये बिजली का निज़ाम चलता कैसे है। अब इसमें हम देखते हैं कि लॉयर्स का इसमें क्या रोल है, या इसमें क्या रेगुलेटरी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से कानून इस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और कौन कौन से लॉज जो हैं वो इसमें एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 1910 का, वो पाकिस्तान जब बना तो उस एक्ट के अंडर सारे का सारा ये जो बिजली का निज़ाम है ना वो रेगुलेट होता था, और पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है, और काफ़ी अरसे तक अनटिल 1997 सारे के सारे जो बिजली के आपके परमिशंस हैं, कंसेंट्स हैं, A पॉइंट से B पॉइंट पे बिजली का जाना, ये सारा प्राइमरीली उसी कानून के तहत डील होता था। फिर 1997 में एक इदारा बना नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेपरा। अच्छा, नेपरा का जो इदारा था, इसको जो मेन फंक्शन दिया गया वो था कि ये जितने भी मुल्क में जितने भी पावर प्लांट लगेंगे उनकी लाइसेंसिंग करेगा। अब लाइसेंसिंग करने का मेन मकसद ये है कि जो भी पावर प्लांट बिजली प्रोड्यूस करेगा, नेपरा उस टाइम उसको दो चीज़ें मेनली देखता है। एक तो ये है कि क्या वो लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक बिजली प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि बिजली एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, द स्टेट विल ऑलवेज इंश्योर कि एक इकोनॉमिक क्या कहना चाहिए, या एक सस्ती कोशिश करे कि मुल्क में बिजली मिले। तो नेपरा को ये मैंडेट दिया गया कि आप ये देखें कि जब भी कोई पावर प्लांट लग रहा है कि इतनी महंगी बिजली तो नहीं प्रोड्यूस करेगा कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि और उसमें फिर अगेन फ्यूल बड़ा रेलिवेंट हो जाता है कि किस फ्यूल और किस एफिशिएंसी का प्लांट है। देखें, जितनी ज़्यादा प्लांट एफिशिएंट होगा उतना लेसर फ्यूल के साथ वो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। वेयर एज अगर प्लांट की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है तो देयर इज़ ए चांस, ये इसकी कॉमन मिसाल हम गाड़ी की दे सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी है, तो वो विद ए लिटिल फ्यूल इट विल गो वेरी फार। तो इसी तरह इसको आप समझें कि जो पावर प्लांट्स भी हैं उनको भी लगाते वक्त हुकूमत ये देखती है कि भाई इसमें कौन सी एनर्जी, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा हमारी जो ये फ्यूल्स वगैरह हैं ये तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जब आप करते हैं तो मुल्क से पैसा बाहर जाता है, ठीक है जी, जिससे फिर ज़ाहिर है ये ओवरऑल इकॉनमी हमारी इफ़ेक्ट होती है। तो
एक तो ये इंडिजिनस रिसोर्सेज से हमने ओवर द ईयर्स कोशिश की कि हम बिजली बनाएं, जिसमें कोल है, या अगर सोलर या विंड की बात करें तो वो तो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा उसमें एस्पेक्ट था एनवायरमेंटल ग्राउंड्स। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मामलात हैं वो नेपरा देखेगी कि जब भी कोई पावर प्लांट लगेगा तो एनवायरनमेंट का अगर कोई हैज़र्ड है उस एरिया में तो वो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अलहदा से काम करती है, और नेपरा भी उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कि जितनी भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो उन इदारों से ले के नेपरा इनको लाइसेंस देती है। पहली चीज़ में जो ब्रॉडली मैंने बताई, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जब देखते हैं लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया, तो उसी में ही उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो आ जाती हैं। और जो एक इसमें एंसिलरी बात ये है कि वो देखते हैं कि जो कंपनी बनाना चाह रही है उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास टेक्निकली ऐसे लोग मौजूद हैं या उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, और के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैसे, वो फिर इंटरकनेक्शन डिटेल्स हैं। और इसकी जो सारी की सारी कवानीन हैं नेपरा की हैं, लाइसेंसिंग एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन रेगुलेशंस हैं 2021 की, उसमें सारे के सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनलिस्ट किए गए हैं, जो कि आप एक लाइसेंस जब अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन और जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस कानून से देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था नेपरा का वो था कि आप बिजली मुल्क में किस रेट पे बिकेगी। जनरेशन कंपनी अगर किसी एक ख़ास फ्यूल पे एक पावर प्लांट लगाती है तो उससे पर यूनिट बिजली कितने की जो है वो बिकेगी, ये भी जो मैंडेट है ये नेपरा का है। और इसमें जो समझने की बात ये है कि इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस मॉडल पे इनिशियली जो है ना नेपरा ने टैरिफ्स दिए। कॉस्ट प्लस मॉडल क्या है कि नेपरा ने ये, और ये कुछ दुनिया के कुछ मुल्कों में ये उस वक़्त मॉडल चल रहा था 1997 2000 एंड ऑनवर्ड्स, बाद में फिर ये आई कम्पिटिटिव बिडिंग वगैरह तो अब आ रही है, दरमियान में फिर अपफ्रंट टैरिफ का भी कुछ अरसा दौर रहा है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं। लेकिन अगर आपको मैं समझाऊं कि टैरिफ बनता कैसे है, तो उसमें एक देखना, कोई भी पावर प्लांट लगना है तो उसकी एक फिजिबिलिटी होगी, उस फिजिबिलिटी से ये पता चल जाता है कि ये पावर प्लांट लगाने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। फ़र्ज़ करें अगर कोई 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगता है सोलर का, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो जितने भी अब एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल, कमर्शियल और ये जो हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड, ये सब लोग एक बिज़नेस मॉडल बनाते हैं। उस बिज़नेस मॉडल की बेसिस पे उस पूरे पावर प्लांट की कॉस्ट को डिटर्मिन करना इट्स वेरी इजी। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस पे बहुत काम हुआ है। तो किस स्पेसिफिकेशन के पावर प्लांट्स या सोलर पैनल्स आएंगे, इन्वर्टर्स किस कंपनी के होंगे, वायर्स किस कंपनी की होंगी, पैनल्स वगैरह या जो नीचे स्ट्रक्चर बनता है, ये सारा दुनिया में जो है ना वो, ये जब पाकिस्तान में भी सोलर इंडस्ट्री बेसिकली इसकी जब शुरुआत हुई और कायद-ए-आज़म सोलर लगा 100 मेगावाट, तो पर पूरी दुनिया में ये कॉस्ट का प्रूडेंस के साथ पता किया जा सकता है कि ये कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट प्लस पे वापस आते हुए नेपरा ये देखती है कि जी लैंड का क्या मामला है, लीज़ पे लैंड है या ओनरशिप में है, उसकी कॉस्ट, प्लांट लगाने की कॉस्ट, जिन्होंने प्लांट चलाना है O&M करनी है उसकी कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, अगर कोई तेल इन्वॉल्व है तो वो तेल कितने का लगेगा। तो इस मॉडल को आप, बाय द वे ये सारी पिटीशंस नेपरा की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अगर कोई इंटरेस्ट हो ना किसी का वो देखना चाहे तो आप वहाँ से ये निकाल के देख सकते हैं। तो कॉस्ट तो हो गई एक्चुअल कॉस्ट के प्लांट की, नेपरा को आपने पिटीशन की, सेक्शन 31 है नेपरा एक्ट का और नेपरा टैरिफ स्टैंडर्ड रूल्स हैं 1998 के, उसके अंडर ये पिटीशन होती है। प्लस का मतलब ये है कि उस सारी कॉस्ट्स को देखते हुए प्लस द रिटर्न ऑन इक्विटी, कि जो बंदा इन्वेस्टर आ रहा है नेचुरली वो कुछ कैपिटल भी उसमें इंजेक्ट करेगा, इट कैन बी 20 और 30%,
और कल्चरली जितने जो भी इतने बड़े प्लांट्स लगते हैं वो कभी भी 100% नॉट फाइनेंस्ड बाय द कंपनी, द प्रोजेक्ट कंपनी इटसेल्फ। वहाँ पे पूरी दुनिया में जो कल्चर है, नॉर्म है, 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लैंडिंग करते हैं। अच्छा, लैंडिंग का पार्ट में डिलीजेंस करना रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव में इज़ रिलेटिवली इजी इन ए वे कि जिसने फाइनेंस करना है ना प्रोजेक्ट, उनकी भी अपनी एक डिलीजेंस होती है। देखिए ना, अगर हम बैंक से अभी लोन लेने चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले कहेंगे जी ठीक है आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो अभी हम आपको लोन दे देते हैं। वो उसकी फिजिबिलिटी भी देखते हैं और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक कोलेटरल भी जो है उसकी भी असेसमेंट करते हैं और ये जज करते हैं कि अगर ये 20 साल का हम लोन दे रहे हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग बैक दिस लोन, कि भाई ये बंदा ये इस अमाउंट को वापस कर सकेगा या नहीं। तो एक एक्स अमाउंट तय हो जाती है कि ये हर माह लेंडर को प्रोजेक्ट कंपनी ने देनी ही देनी है। तो कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट हुई प्लस उसका आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस उसकी लैंडिंग की डिटेल, और जिस तरह मैंने सारा ब्रेकअप कॉस्ट का बताया तो ये क्या होगा, पर यूनिट एक कॉस्ट निकलेगी। सो मिसाल के तौर पे जब 2015 में COD हुई है इसकी मेरा हल्का कायद-ए-आज़म सोलर की, तो उस वक्त इसका कोई टैरिफ था समवेयर अराउंड 12 से 14 रुपये। तो उससे बेसिकली बताने का क्या मकसद है कि जनरेशन एक सेगमेंट से 100 मेगावाट, यानी कि देखें ना 40 या 45 हज़ार मेगावाट में से एक प्रोजेक्ट से हमें 14 रुपये की बिजली मिल गई। अब जो समझने की ज़रूरत है, दूसरा पहलू जो आप लोगों को जब आप इस सेक्टर में काम करते हैं तो वो है कि सारे रिसोर्सेज से एक प्राइस पे बिजली नहीं है। यही जो पुराने हमारे जो हैं RFO के प्लांट्स हैं वो 40-40 रुपये या इससे भी ज़्यादा महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके RLNG के पावर प्लांट्स हैं, फिर न्यूक्लियर के पावर प्लांट्स हैं। फ़र्ज़ करें कहीं से 40 की बिजली मिलेगी, कहीं से 30 रुपये की मिलेगी, कहीं से 28 की मिलेगी, कहीं से जिस तरह मैंने सोलर से कहा 14 रुपये की मिलेगी बिजली। और वापडा के जो पुराने हाइडल के प्लांट्स हैं जिनकी फाइनेंसिंग ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से हो सकता है हमें 5 रुपये की या 4 रुपये की पर यूनिट बिजली मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक बास्केट में पूरे मुल्क से बिजली इकट्ठी होती है, जिसको आप बोलते हैं ये CPP है, आज के दिन में ये बिजली ख़रीदता है। और उस नेटवर्क सारे को जो इदारा चलाता है उसको बोलते हैं NPCC, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर। वहाँ पे बिजली इकट्ठी हुई और एक बास्केट प्राइस नेपरा जो है वो क्या कहना चाहिए, एक डिटर्मिन तो नहीं लेकिन पता चल जाता है कि ये बास्केट प्राइस जो है वो क्या निकलती है, ये नेपरा ही भी डिटर्मिन करती है बेसिकली। तो उस बास्केट प्राइस पे फिर जो है ना वो बिजली पूरे मुल्क में बिकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सेगमेंट को ऑफ द सोसाइटी या इन्वेस्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कहें कि जी आप जो मुल्क की सबसे महंगी बिजली है वो हम आपको देंगे। तो क्योंकि ये एक फेयरनेस की बेस पे सिस्टम स्ट्रक्चर है और हम एक फेडरेशन है पूरा पाकिस्तान, और ये फेडरल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सोर्स से, क्योंकि देखें ना वरना तो दूसरी साइड पे जो लोग करीब हैं हाइडल पावर प्लांट्स के, वो कहेंगे जी हमें तो 4 रुपये की बिजली यहीं से दे दें। तो दिस इज़ नॉट द वे दिस सिस्टम वर्क्स। इसको बेसिकली उस बास्केट प्राइस पे पूरे मुल्क में बिजली जो है वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो पहली कॉस्ट जनरेशन की हम समझ गए। जनरेशन हो के अब A पॉइंट से B पॉइंट तक बिजली ने जाना है, उधर ज़ाहिर है वायर्स का सारा नेटवर्क और ग्रिड्स बननी है। उन वायर्स और ग्रिड्स को चलाने के लिए भी ज़ाहिर है वी नीड फाइनेंसिंग एंड फंडिंग। वहाँ पे फिर आपकी ट्रांसमिशन कंपनी आ जाती है, ये NTDC है, और अब सिंध हुकूमत के पास भी एक लाइसेंस है, पंजाब हुकूमत के पास भी है और KP हुकूमत के भी पास है। बट ये अभी इस पे काम हो रहा है। ज़्यादातर कह लें कि 90% काम जो है वो पूरे मुल्क में NTDC करती है और बाकी कुछ के इलेक्ट्रिक के पास जो है वो विद इन दी के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी जो है सिंध में, वो सारा निज़ाम के इलेक्ट्रिक के पास है। तो ट्रांसमिशन कंपनी की कॉस्ट फ़र्ज़ करें एक्स अमाउंट आपकी बास्केट प्राइस थी 20 रुपये।
तो जब ट्रांसमिशन कंपनी की कॉस्ट आपने उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने की आपने इंक्लूड की तो इट मे कम्स टू 25 रुपीज़। ये सिर्फ मैं आपको मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वहाँ से जब आपका दूर दराज में भी 200 किलोमीटर दूर पावर प्लांट से शहर के करीब बिजली आई तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वो बिजली ने दाखिल होना है। और ये हम मिसाल ले लेते हैं लेस्को की। अब लेस्को ने भी अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, ये जो हमारे ऑफिस के बाहर भी नज़र आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर और ये जो वायर्स हैं, तो उन्होंने भी इस सारे सिस्टम की कॉस्ट, इनके एम्प्लॉयज़ की, इनके ऑफिसेज़ की, सारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, इसको भी एक्चुअल कॉस्ट पे पर यूनिट एक रेट निकाला नेपरा ने डिटर्मिनेशन। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एंड टैरिफ, जो डिटर्मिन होता है जनरेशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें सारी ये एसेट्स की कॉस्ट आ गई, और फिर जो आरओई था जनरेशन वाल पावर प्लांट के लिए, वो इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने भी तो अपना कुछ प्रॉफिट रखना है ना जी। तो यहाँ पे फिर जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होके अब क्या होगा कि जब हमने लेस्को से कनेक्शन लिया हुआ है, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो लेस्को का बनाया हुआ बिल है सिर्फ, लेकिन उसकी सारी कॉस्टें सेक्शन 31 ऑफ नेपरा एक्ट में नेपरा ने डिटर्मिन की। तो जब नेपरा ये डिटर्मिन करता है कॉस्ट, उसमें जो आपको बात पता होनी चाहिए, वो एक तो अपनी प्रूडेंस करता है नेपरा, इसके अलावा ये सारी की सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, दीज आर कंडक्टेड एंड फाइनली डिसाइडेड आफ्टर होल्डिंग पब्लिक हियरिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे का सारा मामला जो है वो सारी कॉस्टें कंज्यूमर्स पे पास ऑन होनी होती हैं। तो इन ऑल फेयरनेस यहाँ पे लेजिस्लेचर का रोल और लॉयर्स का, या एज ए क्या कहना चाहिए जुडिशरी, एक जैसे एक पिलर ऑफ स्टेट है। तो ये जितने भी कवानीन हैं, ये इनको इंश्योर करने के लिए कि ये सारे फेयरनेस के मुताबिक चलें ये सारे इदारे, वहाँ पे फिर पब्लिक कंसल्टेशन का या लोगों से कमेंट लेने का भी जो है ना, वो नेपरा लाजमी जो है वो उस पर अंडर दी नेपरा एक्ट ये रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिक हियरिंग करने के बाद नेपरा ये सारी कॉस्ट डिटर्मिन करता है। तो यहाँ तक आने में आपने जो लॉयर्स रिलेटेड काम है, अच्छा एक और आपने याद रखना है कि ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ट्रांसमिशन का काम है या डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें टेक्निकल के एक्सपर्ट्स, फाइनेंस के एक्सपर्ट, एनवायरनमेंट के और लॉ के, ये नॉर्मली जो है ये एज ए टीम काम करते हैं। और ये दो तरह से करते हैं ये इदारे। एक तो उनकी इन हाउस इन्हीं एक्सपर्ट्स की टीम होती है जिन्होंने डे टू डे अफेयर्स कंपनी के बिहाफ पे चलाने हैं, और इसी तरह हमारी साइड पे यानी कि कंसल्टेंट्स की साइड पे भी इसी तरह की टीम जो है वो उनको वो आउटसोर्स काम करते हैं और नीड बेसिस पे बेसिकली ये वाली सर्विसेज ये इदारे हासिल करते हैं। और जो हमारे क्या कहना चाहिए लीगल साइड पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स बनते हैं, आप देखें ना, जहाँ से सीपीपीए बिजली खरीदेगी वो किसी आईपीपी से बिजली खरीदेगी, या वो गवर्नमेंट ओन्ड होगा या वो प्राइवेटली ओन्ड होगा। तो ये वहाँ से जो बिजली जानी है सीपीपीए को, वो दैट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड और एग्जीक्यूटेड थ्रू ए पावर परचेज एग्रीमेंट। तो पावर परचेज एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग में, उसके रिव्यू में, उसकी फेयरनेस को डिटर्मिन के लिए ये जाहिर है सारी कंपनियां लॉयर्स की जो है वो सर्विसेज हासिल करती हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है लाइसेंसिंग का, जिस तरह मैंने बताया। तो जब भी जो भी लीगल काउंसिल प्रोजेक्ट का पीपीए करता है, वही जो है वो नॉर्मली लाइसेंसिंग की एप्लीकेशन भी नेपरा में फ़ाइल करते हैं, और लास्टली वही जो है फिर टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए जो पिटीशन हैं वो नेपरा में फ़ाइल करते हैं।